ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था प्रायद्वीपीय भारत। हम पढ़ रहे थे, कल के टॉपिक में हमने देखा था प्रायद्वीपीय भारत की शुरुआत कर दिया गया है और उसमें पढ़ाया जा चुका था। कल जिस पहाड़ी का नाम, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, उसका नाम था अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद हमने सेशन को एंड किया था और उसके बाद फिर आज इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। देखेंगे कि इसके आगे का कौन सा टॉपिक आता है, प्रायद्वीपीय भारत में क्या पढ़ना है। तो चलिए आज सेशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो जाए आप सबको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरावली पर्वत के बाद जो अपना टॉपिक था उसका नाम था सतपुड़ा पर्वत। आज हम पढ़ने वाले थे सतपुड़ा पर्वत। अरावली पर्वत के बाद आज का जो अपना टॉपिक था उसका नाम था सतपुड़ा। और सेशन को एक बार सभी लोग एक बार ज़रूर शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। सतपुड़ा पर्वत में हमने यह देखना था कि यह एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा माउंटेन एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा माउंटेन एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और उसके बाद फिर उसके आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो सतपुड़ा पर्वत है वो एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, यानी कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसका जो विस्तार है, सतपुड़ा पर्वत का विस्तार, जो इसका विस्तार है वो है 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक मतलब सतपुड़ा पर्वत का विस्तार 21 डिग्री अक्षांश से लेकर 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। और जो जिन राज्यों में फैला हुआ है, स्टेट्स का नाम, जो राज्य हैं जिनमें यह माउंटेन फैला हुआ है उसका नाम है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ और बिहार, छत्तीसगढ़ और बिहार, इन राज्यों में सतपुड़ा माउंटेन का विस्तार है। राज्य 5 राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, विस्तार 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक इस प्रकार कुछ इस प्रकार फैला हुआ है। पश्चिम से पूर्व तक, पूर्व, और यहाँ पर हो गया पश्चिम, पश्चिम से पूर्व तक सतपुड़ा माउंटेन कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है। और यहाँ पर ये है मध्य भाग, मध्य भाग है। पश्चिमी विस्तार को जिस नाम से जाना जाता है वह इसे कहा जाता है राजपीपला हिल्स। पश्चिमी विस्तार को, यहाँ के जो इसका विस्तार है पश्चिमी विस्तार, इसे कहा जाता है राजपीपला हिल्स। पश्चिमी विस्तार को राजपीपला हिल्स के नाम से जाना जाता है। राजपीपला हिल्स, पश्चिमी विस्तार को राजपीपला हिल्स के नाम से जाना जाता है। और जो मध्य भाग का विस्तार है, यहाँ के मध्य भाग के विस्तार को, मध्य भाग का विस्तार, मध्य भाग के विस्तार को जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम है महादेव पर्वत। और महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। विस्तार को महादेव पर्वत के नाम से जाना जाता है, महादेव पर्वत। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, धूपगढ़।
धूपगढ़। सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, 1350 मीटर। मतलब कि जो पश्चिमी विस्तार है उसका वहाँ उसका राजपीपला हिल्स कहा जाता है। मध्य भाग के विस्तार को महादेव पर्वत कहा जाता है। महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर। और पूर्वी भाग के विस्तार को मैकाल रेंज कहा जाता है। पूर्वी भाग के पूर्व विस्तार को मैकाल रेंज के नाम से जाना जाता है। मैकाल रेंज के नाम से जाना जाता है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक है सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक इसका नाम है। सबसे ऊंची चोटी का जो पूर्वी विस्तार है उसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। मध्य भाग के विस्तार के महादेव पर्वत। और यहाँ पर जो पश्चिमी विस्तार है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? राजपीपला हिल्स। तो अरावली पर्वत पढ़ने के बाद हम सतपुड़ा पर्वत पढ़ रहे थे। सतपुड़ा पर्वत एक ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है। विस्तार 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। राज्य जिन राज्यों में फैला है उनका नाम है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। यहाँ पर जो विस्तार बन रहा है सतपुड़ा पर्वत का, पश्चिमी भाग को राजपीपला हिल्स के नाम से जाना जाता है। मध्य भाग के विस्तार को महादेव पर्वत। महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर। पूर्वी विस्तार को मैकाल रेंज के नाम से जाना जाता है। और मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम अमरकंटक है। पूछा जाए कि सतपुड़ा और महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा और महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए या महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए। महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नाम क्या होगा? तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाए तो भी क्या हो जाएगा? धूपगढ़ हो जाएगा। और महादेव पर्वत की तो सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है ही। तो सतपुड़ा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? धूपगढ़। और कान्हा नेशनल पार्क, पंचमढ़ी और हिल स्टेशन, कान्हा नेशनल पार्क, पंचमढ़ी, हिल स्टेशन और मतलब कान्हा नेशनल पार्क और पंचमढ़ी हिल स्टेशन और ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर धूपगढ़, ओंकारेश्वर मंदिर धूपगढ़ के पास स्थित है, के पास स्थित है। मतलब कान्हा नेशनल पार्क, पंचमढ़ी हिल स्टेशन और ओंकारेश्वर मंदिर धूपगढ़ के पास स्थित है। अब इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या है जो हमें पढ़ना है, उसके बारे में देख लेते हैं। इतना मतलब सतपुड़ा पर्वत के बाद इतना पढ़ने के बाद अब इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे और क्या क्या पढ़ना है। इसके बारे में इतनी जानकारी को नोट कर लेंगे तो आगे बढ़ेंगे हम। और उसके आगे देख रहे हैं कि आगे हमें अब क्या पढ़ना है। तो हम देख लेते हैं कि जो नर्मदा नदी है, अगर ये नर्मदा नदी बह रही है, नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है? नर्मदा नदी और तापी नदी यहाँ से बह रही है। नर्मदा नदी और तापी नदी। तो यहाँ पर पूछा जाए कि नर्मदा और तापी के बीच जो पर्वत है उसका नाम क्या है? नर्मदा और तापी के बीच में जो पर्वत है उसी का नाम है सतपुड़ा, उसी का नाम सतपुड़ा है। मतलब नर्मदा और तापी नदी के बीच में जो अलगाव का काम करता है, विभाजक का काम करता है, उसका नाम है सतपुड़ा। और ऊपर नर्मदा और सतपुड़ा के बीच यानी कि विंध्याचल पर्वत है नर्मदा के ऊपर। तो अगर पूछा जाए कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहने वाली नदी का नाम नर्मदा या नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में। पूछा जाए नर्मदा और तापी के बीच जो पर्वत श्रेणी स्थित है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत, उसका नाम सतपुड़ा पर्वत हो जाएगा।
तो इतना समझ में आया होगा कि नर्मदा और तापी के बीच में सतपुड़ा पर्वत है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी स्थित है, मतलब बहती है। अब उसके आगे देख लेते हैं विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत के बारे में कुछ खास बातें। यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि विंध्याचल पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। विंध्याचल पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसका विस्तार देख लेते हैं किन राज्यों में ये विस्तृत है। तो ये विस्तृत है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और गुजरात। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और गुजरात में इसका विस्तार है। विंध्याचल पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यहाँ पर देख लेते हैं जो इसका विस्तार है वो किस प्रकार है। तो इस प्रकार से फैला हुआ है विंध्याचल पर्वत। ये है पश्चिमी विस्तार और इधर है पूर्वी विस्तार। पश्चिमी विस्तार और पूर्वी विस्तार, विंध्याचल पर्वत का पश्चिमी विस्तार और पूर्वी विस्तार। गुजरात में पश्चिमी विस्तार का नाम जोबट हिल है। पश्चिमी विस्तार का नाम जो कहाँ पर स्थित है, गुजरात में, इसका नाम है जोबट हिल। जोबट हिल नाम है। और जो बिहार में स्थित है पूर्वी विस्तार, बिहार में जो पूर्वी विस्तार है उसका नाम है कैमूर हिल। बिहार में कैमूर हिल के नाम से जाना जाता है, कैमूर हिल। तो पश्चिमी विस्तार का नाम अगर पूछा जाए, पश्चिमी विस्तार का नाम जोबट हिल और पूर्वी विस्तार का नाम कैमूर हिल। पूर्वी विस्तार बिहार में और पश्चिमी विस्तार गुजरात में स्थित है। अब देख लेते हैं विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहने वाली नदी का नाम क्या है। तो नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहती है। ये हो गया विंध्याचल पर्वत और ये हो गया सतपुड़ा। इसके बीच से जो नदी बह रही है उसका नाम क्या है, नर्मदा रिवर। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहने वाली नदी का नाम नर्मदा नदी है। उत्तर भारत को प्रायद्वीपीय भारत कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है। मतलब उत्तर भारत को प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत से कौन सी श्रेणी अलग करती है। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सी श्रेणी अलग करती है, कल बताया गया था कि जो अलग करने वाली श्रेणी है उसका नाम है विंध्याचल श्रेणी। तो विंध्याचल श्रेणी उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत को अलग करने का कार्य करती है। अब विंध्याचल पर्वत की अगर लंबाई की बात करें, जो विंध्याचल पर्वत है इसकी लंबाई की अगर बात करें तो ये है 1200 किलोमीटर। लंबाई इसकी 1200 किलोमीटर है। और विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए कि विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम, सबसे ऊंची चोटी, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कैलोमर चोटी। कैलोमर चोटी, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम कैलोमर चोटी है। इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। 752 मीटर ऊंची विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी का नाम कैलोमर पीक है, कैलोमर चोटी है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में ऊपर है विंध्य पर्वत यानी कि विंध्याचल पर्वत और नीचे है सतपुड़ा। तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण की तरफ नर्मदा नदी बहती है। लिखेंगे कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण की तरफ नर्मदा नदी
बहती है। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण की तरफ नर्मदा नदी बहती है। विंध्य पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है। नर्मदा नदी क्या काम करती है, तो लिखेंगे जो विंध्य पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है। कैलोमर चोटी विंध्याचल पर्वत के मतलब कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है और विंध्याचल पर्वत के दक्षिण की तरफ जो नदी बहती है उसका नाम है नर्मदा। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत को अलग करने का कार्य करती है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत को अलग करने का कार्य करती है। इसके आगे अब देखते हैं कि इसके आगे जो पढ़ना है हमें विंध्याचल पर्वत के बारे में और क्या क्या जानकारी प्राप्त करना है। तो देखते हैं कि इसके आगे का जो टॉपिक है या इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि भवन निर्माण के पदार्थों का भंडार की दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व सबसे अधिक है। किसका आर्थिक महत्व सबसे अधिक है, तो यहाँ पर जो पर्वत है इसका सबसे ज़्यादा आर्थिक महत्व है। कहाँ पर, तो भवन निर्माण के पदार्थों के भंडार में। भवन निर्माण के पदार्थों के भंडार की दृष्टि से भंडार की दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व सबसे अधिक है। इसका आर्थिक महत्व सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। विंध्याचल पर्वत का भवन निर्माण के पदार्थों के भंडार की दृष्टि से सबसे अधिक आर्थिक महत्व इसी का है। विंध्य पर्वत की लंबाई है लगभग 1200 किलोमीटर। इसको हम आगे देख चुके हैं कि विंध्य की लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है। अब इसके बाद का जो टॉपिक आता है उसका नाम है छोटा नागपुर पठार। इसके बाद का जो टॉपिक है उसका नाम है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार हमने पढ़ लिया है विंध्याचल, सतपुड़ा और साथ ही साथ अरावली पर्वत श्रेणी। अब आगे पढ़ते हैं हम छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का पठार पढ़ेंगे तो यह देखेंगे कि ये जो स्टेट है किस किस राज्य में फैला हुआ है। छोटा नागपुर का पठार जिन राज्यों में फैला हुआ है उनका नाम है मुख्यतः झारखंड, इसके अलावा दक्षिणी बिहार, मुख्यतः झारखंड, इसके अलावा दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में और उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र भी आता है। और उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र भी आता है। मतलब मुख्यतः झारखंड, इसके अलावा दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में और उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र भी छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि दामोदर नदी इसके बीचों बीच से होकर बहती है। तो लिखेंगे दामोदर नदी इसके बीचों बीच से होकर बहती है। दामोदर नदी इसके बीचों बीच से होकर बहने वाली नदी है।
तो मुख्यतः झारखंड, इसके अलावा दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में और उत्तरी उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र भी आता है। और दामोदर नदी इसके बीचों बीच से होकर बहने वाली नदी है और दामोदर नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है, इसको पहले बताया जाता है। तो मान लेते हैं कि अगर ये छोटा नागपुर का पठार है, इसे मान लेते हैं कि छोटा नागपुर का पठार है, तो ये 3 भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में बटा हुआ है। और इसके बीच से होकर, लगभग बीचों बीच से होकर दामोदर नदी बह रही है, दामोदर नदी इसके बीचों बीच से होकर बह रही है। तो ये जो आगे की तरफ है, इसका नाम है हजारीबाग पठार, हजारीबाग पठार। सबसे आगे की ओर जो है उसका नाम है हजारीबाग पठार। और इधर की तरफ इसको बोला जाता है कोडरमा का पठार, कोडरमा का पठार बोला जाता है। हजारीबाग पठार, कोडरमा का पठार, ये हो गई दामोदर नदी, दामोदर नदी। और इसको हम कहेंगे रांची का पठार। नीचे की तरफ जो है उसका नाम है रांची का पठार। तो जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ 3 भाग में है, एक का नाम है हजारीबाग पठार, दूसरे का कोडरमा और नीचे की तरफ रांची का पठार। हजारीबाग पठार और कोडरमा का पठार दामोदर नदी द्वारा रांची के पठार से अलग होता है। और जो रांची का पठार है, यहाँ से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। तो रांची के पठार से जो नदी निकलती है उसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। लिखेंगे आगे, इतना कंप्लीट करने के बाद दूसरे लाइन में लिखेंगे कि जो दामोदर नदी है वो क्या काम करती है, तो हजारीबाग पठार और साथ ही साथ कोडरमा का पठार को लेते हुए एक तरफ विभाजित कर देती है और दूसरी तरफ रांची का पठार है, तो इन दोनों को अलग करने का काम करती है दामोदर नदी। और दामोदर नदी एक ब्रंश घाटी में बहने वाली नदी का उदाहरण है। अब यहाँ पर लिखेंगे रांची के पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, रांची के पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। रांची के पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। छोटा नागपुर का पठार की सबसे लंबी नदी जो है वो दामोदर नदी ही है। तो छोटा नागपुर के पठार की सबसे लंबी नदी, छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी, इसका नाम है दामोदर नदी। छोटा नागपुर के पठार की सबसे लंबी नदी का नाम है दामोदर नदी। छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे लंबी नदी लिखेंगे, छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे लंबी नदी। छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी जो है वो जमशेदपुर, इसके नज़दीक जो शहर बसा हुआ है उसका नाम है जमशेदपुर, जमशेदपुर इसके निकट है, इसके निकट बसा है। स्वर्ण रेखा नदी जमशेदपुर इसके निकट बसा हुआ है, यानी कि स्वर्ण रेखा नदी के निकट जमशेदपुर बसा हुआ है। और इस पर है हुंडरू जलप्रपात का निर्माण किया गया है, हुंडरू जलप्रपात का निर्माण स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित जलप्रपात का नाम है हुंडरू जलप्रपात। और छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ की चोटी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ की चोटी। पारसनाथ चोटी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर, 1365 मीटर ऊंचाई है। तो रांची का पठार स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, रांची के पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। छोटा नागपुर पठार सबसे लंबी नदी दामोदर नदी और छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे लंबी नदी
स्वर्ण रेखा जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है और स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण किया गया है। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ की चोटी और मेघालय रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नोकरेक। लिखेंगे मेघालय रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम, सबसे ऊंची चोटी का नाम नोकरेक है। नोकरेक सबसे ऊंची चोटी, मेघालय रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम नोकरेक है। दामोदर नदी कोयला भंडार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी है और यह एक प्रदूषित नदी है। जो दामोदर नदी है यह कोयला भंडार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी है। दामोदर नदी कोयला भंडार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो लिखेंगे दामोदर नदी कोयला भंडार की दृष्टि से, कोयला भंडार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है और यह एक प्रदूषित नदी है। यह एक प्रदूषित नदी है। दामोदर नदी कोयला भंडार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी है और यह एक प्रदूषित नदी है। तो पाटभूमि किसे कहा जाता है? जो पाटभूमि है छोटा नागपुर का पठार में स्थित है। पाटभूमि छोटा नागपुर पठार में स्थित है। कहाँ पर? तो जो राज्य का नाम है वो झारखंड में, राज्य झारखंड में पाटभूमि स्थित है। रांची का पठार स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। दामोदर नदी कोयला भंडार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी है और यह एक प्रदूषित नदी है। पाटभूमि झारखंड में स्थित है, झारखंड में स्थित है और छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित पाटभूमि किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जो पाटभूमि है उसकी परिभाषा क्या है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित, ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित, ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित उच्च स्थलाकृति को, उच्च स्थलाकृति को पाटभूमि कहते हैं। पाटभूमि कहते हैं। मतलब छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में जो उच्च स्थलाकृति है ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित, उसी को कहा जाता है पाटभूमि। तो आज हमने ख़त्म कर लिया अपना जो छोटा नागपुर का पठार को इस प्रकार लेते हुए प्रायद्वीपीय भारत को ख़त्म कर लिए हैं। अब अगला जो टॉपिक होगा अपना उसका नाम होगा भारतीय महामरुस्थल। भारतीय महामरुस्थल के बारे में अगला चैप्टर होगा भारतीय महामरुस्थल। हमने देख लिया भारत का प्रायद्वीपीय पठार और प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद अब हम देखेंगे कि भारतीय महामरुस्थल अगले चैप्टर में भारतीय महामरुस्थल, भारतीय महामरुस्थल को देखेंगे जिसमें भारत के जो मरुस्थल वाला पार्ट है उसको क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर उत्तरी घाट, उत्तरी मैदान, दक्षिणी मैदान, उत्तरी मैदान को पढ़ चुके हैं, तो बाकी है भी। उसके बाद जो बचा हुआ है उसको हम ऐसे क्रम से करते हुए चलेंगे। तो आई थिंक आप सबको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ नोट्स ज़रूर बनाइए तो और भी बेहतर होगा। और ये वैसे नोट्स की तरह पढ़ाया भी जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट और फैक्ट को बताया जा रहे हैं, वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।